एक गांव में रामधन नाम का किसान अपनी पत्नी सरला के साथ खुशी खुशी रहा करता था। रामधन बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपनी खेती में मन लगाकर काम किया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अच्छा सरला, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम दोपहर को खाना लेकर खेत पर आ जाना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं दोपहर को खाना लेकर खेत पर आ जाऊंगी। फिर रामधन खेत की ओर चला जाता है और खुदाई का काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसी गांव का अमीर सेठ रामधन के पास उसके खेतों में आता है। राम राम सेठ जी, आज इस गरीब की तरफ कैसे आना हुआ? रामधन, क्यों ना तुम इस बार अपनी पूरी फसल मुझे बेच देते। मैं तुम्हारी पूरी फसल के मंडी से अच्छे दाम दूंगा और आधे पैसे में तुम्हें अभी एडवांस दे सकता हूँ, और जब तुम अपनी पूरी फसल मुझे दे दोगे तो बाकी के पैसे भी दे दूंगा। सौदा मंजूर हो तो अभी बता दो, नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊं। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ? और जब मुझे मंडी से अच्छे दाम मिलेंगे तो मैं आपको ही अपनी फसल बेचूंगा। ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी उसी दिन मेरे आदमी आएंगे, फसल ले जाएंगे और बाकी के बकाया रुपए भी तुम्हें हाथों हाथ मिल जाएंगे, और एडवांस के आधे रुपए तुम्हें मैं आज ही भिजवा दूंगा। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है, लेकिन रामधन को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी खाना लेकर खेत पर आ जाती है और कहती है, सुनिए जी, जल्दी से आ जाइए और खाना खा लीजिए, और मैं चटनी भी बनाकर लाई हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। तुम्हें पता है, आज गांव के सेठ जी आए थे और उन्होंने कहा है कि इस बार वो अपनी सारी फसल खरीदना चाहते हैं और वो हमें मंडी से भी ज़्यादा दाम देंगे। और तो और उन्होंने आधे पैसे तो एडवांस भिजवाने को भी कहा है और बाकी के पैसे फसल होने के बाद दे देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। सब भगवान की कृपा और आपकी मेहनत का फल है। फिर सरला और रामधन शाम ढलते ही घर की ओर निकल जाते हैं। फिर सेठ अगले ही दिन आधे पैसे रामधन के घर भिजवा देता है और रामधन अपने खेत पर जी तोड़ मेहनत करता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और रामधन की मेहनत रंग लाती है। पूरा खेत नई फसल से भर जाता है। सरला, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज फसल की कटाई भी करनी है। मैं शाम को पूरा अनाज घर पर लाकर रख दूंगा। इतना बोलकर रामधन खेत में चला जाता है और शाम होने तक पूरी फसल काट लेता है और पूरे अनाज को बोरियों में भर लेता है। फिर बैलगाड़ी में रखकर अपने घर ले आता है और एक कमरे में रख देता है। फिर जैसे ही आधी रात होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। रामधन ने अपना पूरा अनाज घर में रख दिया है। तुम दोनों चुपके से जाकर सारी अनाज की बोरियां उठाकर मेरी बताई हुई जगह पर रख दो। और हां, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। फिर दोनों रामधन के घर से सारी अनाज की बोरियां चुरा लेते हैं और अगली सुबह, अजी सुनते हो, जल्दी उठो, अब क्या सोते ही रहोगे? ये देखिए क्या हो गया। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अनाज के कमरे की सारी बोरियां गायब है। अनाज का एक दाना भी नहीं है वहां पर। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद वहां पर रात को अनाज की बोरियां रखी थी। फिर रामधन अनाज के कमरे की ओर जाता है तो वहां पर एक भी बोरी नहीं रखी थी। पूरा कमरा खाली था। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी अनाज की बोरियां कहाँ गई? सेठ जी के आदमी भी अब आते ही होंगे। मेरे इतने महीनों की
मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? इतने में सेठ के आदमी आ भी जाते हैं और रामधन को आवाज लगाते हैं। रामधन भाई, ओ रामधन भाई। फिर रामधन डरते डरते बाहर आ जाता है। रामधन भाई, सेठ ने अनाज की बोरियां मंगवाई हैं और बाकी के पैसे भी भिजवा दिए हैं। आप जल्दी से अनाज की बोरियां दे दो। अरे भाई, अब क्या बताऊं? अनाज की बोरियां तो कल रात किसी ने चोरी कर ली। ये क्या बोल रहे हो रामधन? ये सुनकर सेठ जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तुम उनका गुस्सा नहीं जानते हो। चलो, अब तुम हमारे साथ चलकर ही उनको ये सारी बातें बताओ। फिर रामधन सेठ जी के आदमियों के साथ चला जाता है। क्या हुआ रामधन? फसल अभी तैयार नहीं हुई क्या? तुम लोग खाली हाथ क्यों आ गए? अब क्या बताऊं सेठ जी, कल रात को मैंने सारी अनाज की बोरियां मेरे घर लाकर एक कमरे में रख दी थी। मैं जब सुबह सोकर उठा तो एक भी अनाज की बोरी नहीं थी। पता नहीं कौन चुरा कर ले गया पूरा अनाज। ऐसे कैसे अनाज की बोरियां चोरी हो गईं? कहीं तुमने लालच में आकर किसी और को ज्यादा दामों में बेच तो नहीं दिया सारा अनाज? सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमको इसी गांव में साथ में रहना है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ठीक है, अगर मुझे पता चला तुमने किसी और को अनाज बेचा है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जो मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दिए थे वो मुझे अभी वापस कर दो। सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ महीनों का समय दीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 4 महीने की मोहलत दे रहा हूं। अगर 4 महीने बाद तुमने पैसे नहीं लौटाए तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारे घर का सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। अब जाओ यहां से। फिर बेचारा रामधन दुखी मन से वहां से अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों तक रामधन और उसकी पत्नी इसी चिंता में थे कि अब करे तो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रामधन अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के साथ बैठा हुआ था। रामधन को चुपचाप और परेशान देखकर वह रामधन से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। अरे क्या बात है रामधन भाई, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? गोपाल भाई, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। इस बार मैंने मेरे खेत में गांव के सेठ के लिए फसल लगाई थी और आधे पैसे एडवांस भी ले लिए थे। लेकिन मैं जिस दिन फसल काट के फसल को अपने घर ले गया तो उसी दिन रात को मेरे घर से सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई। और अब तुम ही बताओ, मैं सेठ का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास तो अब घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं। और अगर मैं उसका कर्जा नहीं चुका पाया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। अरे मेरे भाई, क्यों तुम इतनी चिंता कर रहे हो? तुम फिर से खेती करो और इस बार तुम प्याज की खेती करो। प्याज की मांग तो 12 ही महीने मंडी में रहती है और मैंने सुना है अभी कुछ दिनों में प्याज की कीमत भी बढ़ने वाली है। और प्याज की फसल में मेहनत भी कम लगती है और फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है। तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है गोपाल भाई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं प्याज के बीज लेकर प्याज की फसल उगा पाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, उससे तुम बीज खरीद कर लाओ और जब तुम्हारी फसल बिक जाए और सेठ का कर्जा भी अदा हो जाए तो उसके बाद तुम मुझे लौटा देना। धन्यवाद मेरे भाई, मेरे अजीज, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस तरह गोपाल के दिए हुए पैसों से रामधन प्याज की खेती करने लगता है और कुछ ही दिनों में प्याज की फसल से पूरा खेत भर जाता है। फिर रात में सेठ रामधन के खेत की तरफ आता है और हैरान हो जाता है। मुझे लगा था ये कुछ नहीं कर पाएगा और 5 महीनों बाद इसका घर हथिया लूंगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और प्याज की खेती कर डाली। लेकिन कोई बात नहीं,
अब मैं इसकी फसल को जला दूंगा, जिससे ये मेरे पैसे चुका नहीं पाएगा, और मैं कुछ दिनों में इसके घर पर कब्जा कर लूंगा। तभी रामधन वहां आ जाता है और सेठ को अपने खेत पर देखकर वह सोच में पड़ जाता है और सेठ से पूछता है। अरे सेठ जी, इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा खेत भी देख लूं। अच्छा, मैं अब जाता हूं। सेठ को इस तरह हड़बड़ाकर जवाब देते हुए देखकर रामधन को दाल में कुछ काला लगता है। फिर उस दिन वह पूरी रात अपनी फसल की रखवाली करता है। फिर अगले दिन पूरी फसल काटकर मंडी में बेच जाता है, जिससे उसे काफ़ी अच्छी रकम मिल जाती है। फिर रामधन सेठ का कर्जा चुका देता है और अपने दोस्त गोपाल के भी पैसे लौटा देता है और उससे कहता है। गोपाल भाई, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरा घर परिवार बचा लिया। नहीं भाई नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें भगवान ने दिया है। फिर दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। सच ही है, सौ चापलूस दोस्तों की जगह एक अच्छा और ईमानदार साथी हो तो इंसान जीवन की सब कठिनाइयां पार कर लेता है।